दिस इज पेज नंबर 210 और यहाँ पे है जनाब पर्सनल प्रॉफिट अर्नड बाय पार्टनर्स। ये पर्सनल प्रॉफिट का यहाँ पे मतलब क्या है? पर्सनल प्रॉफिट का यहाँ पे मतलब ये है कि आपने फर्म के साथ ट्रांजैक्शन करके, फर्म के बिहाफ पे यानी कि फर्म के नाम पे ट्रांजैक्शन करके, फर्म के कॉन्टैक्ट के साथ ट्रांजैक्शन करके, यानी कि किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन जिसका लिंक आपकी फर्म के साथ निकल आए, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक आपका हो सकता है, वहां से आपने कुछ प्रॉफिट अर्न किया उस ट्रांजैक्शन से और बाकी पार्टनर्स को आपने नहीं बताया। दैट इज कॉल्ड पर्सनल प्रॉफिट, हिडन पर्सनल प्रॉफिट। ठीक है। अब लॉ आपको क्या कहता है? लॉ कहता है कि जनाब अगर कोई बंदा, कोई पार्टनर फर्म का नाम इस्तेमाल करके, फर्म के साथ ट्रांजैक्शन करके या फर्म के कॉन्टैक्ट्स को इस्तेमाल करके अगर कोई ट्रांजैक्शन करता है और उस ट्रांजैक्शन से कोई प्रॉफिट अर्न करता है तो उसका काम है बाकी पार्टनर्स को उसके बारे में बताए। अगर बाकी पार्टनर्स को उसके बारे में वो उसने नहीं बताया और पार्टनर्स को पता चल गया कि फलां बंदे ने, हमारे पार्टनर ने फलां प्रॉफिट अर्न किया है फर्म के नाम से या फर्म के कॉन्टैक्ट से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो बाकी पार्टनर्स एंटाइटल्ड हैं कि वो अपना उस ट्रांजैक्शन में से, उस प्रॉफिट में से हिस्सा मांग सके। कब? जब उनको पता चल जाए। मिसाल के तौर पर ये एग्जाम्पल नंबर 19 में एक दफ़ा पढ़ता हूँ, ये बड़ी मज़े की एग्जाम्पल है और ये एक बड़ा मज़े का केस भी हुआ है, रियल लाइफ केस। मेरे भाई, आपको पता है, बताया मैंने कि लॉयर है, तो वो क्रिमिनल लॉयर है हकीकत में। तो उनके पास जनाब ये वाला केस आ गया पार्टनरशिप का। वो एक रेस्टोरेंट था कुज़गुन के नाम से लाहौर के अंदर, तो वो जनाब उनका केस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस भी करूंगा। इस बेस के ऊपर, सिर्फ इस बेस के ऊपर वो केस जीत गए थे, ये जो पॉइंट अभी मैंने आपको बताया। अब उनको वो इतना आइडिया नहीं था क्योंकि वो क्रिमिनल लॉयर हैं, वो ज़्यादा जनाब 302 के केसेस और 7 तक बन जाते थे, पता नहीं केड़े केड़े जनाब सेक्शन वो वाले केसेस वो डील करते हैं। उनके पास केस आ गया ये वाला, इस केस की अमाउंट थी अच्छी। अब वो मुझे कहते हैं कि यार मेरा दिल भी नहीं कर रहा इस केस को छोड़ने का, और केस भी मज़े का है, नया केस है पार्टनरशिप का, तो बताओ कुछ कर सकते हो? मैंने कहा जी मैं जितना लॉ पढ़ाता हूँ मुझे सिर्फ उतना आता है, मैं आपको बता ज़रूर सकता हूँ कि फ़लाँ फ़लाँ जगह पे ये चीज़ है। तो उस रेस्टोरेंट का मसला ये हुआ था कुज़गुन का कि उनके 2 पार्टनर्स थे, दोनों फीमेल्स थी, रिश्तेदार थी आपस में। नहीं, अभी जो इंटरेस्ट वाली अमाउंट है, बात है, वो भी आपको मैं बताने लगा हूँ। उस रेस्टोरेंट का जो कैपिटल था दैट वाज 2 करोड़, 2 करोड़, और उसको जो डैमेजेस क्लेम किए गए थे वो 1 करोड़ था। तो अगर उसका हमें 20% भी मिल जाता तो दैट्स इनफ। तो एनीवेज वापस आते हैं, पैसों की बात छोड़ते हैं। इसमें हुआ ये कि 2 फीमेल्स जो थी आपस में, वो रिश्तेदार थी, उन्होंने आपस में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट चला रहे थे। कोविड के ज़माने में रेस्टोरेंट ओपन किया, कोविड के ज़माने में ड्यूरिंग 2020। अब जारी बात है कोविड का ज़माना था तो लॉस हो गया, क्योंकि रेस्टोरेंट्स तो आपको पता है कि तकरीबन 2020 के पूरे साल सारे के सारे बिजनेसेस बंद रहे हैं और रेस्टोरेंट के बिजनेस तो वैसे बंद रहे हैं। जनाब वो रेस्टोरेंट उनका फिजिकल वॉक इन नहीं था, रेस्टोरेंट उन्होंने बनाया हुआ था, रेंट उनको पड़ रहा था और अच्छा खासा जो है वो उनका कोई समझ लीजिए कि लॉस हो रहा था। अब उस कॉन्ट्रैक्ट में उनका जो पार्टनरशिप डीड जो थी वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन था, अगर प्रोजेक्टर होता तो मैं आपको दिखाता, मेरे पास वो कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ सारे का सारा, कि ये हम जो पार्टनरशिप कर रहे हैं ये पार्टनरशिप एट विल है। इसमें फलां मैं नाम नहीं लूँगा, एक जो फीमेल है लेट्स सपोज दैट इज मिसेस बी, और जो दूसरी थी दैट इज मिसेस एस। मिसेस बी जो थी उन्होंने कहा जनाब ये एक्टिव पार्टनर होंगी, ये सारे के सारा काम करेंगी, और मिसेस एस जो हैं ये काम शाम कोई नहीं करेंगी, ये सिर्फ और सिर्फ साइलेंट पार्टनर होंगी। तो सारे का सारा काम मिसेस बी ने करना था।
अब जनाब हुआ ये कि अब रेस्टोरेंट की मालिक यही थी, दोनों के दोनों काम चला रहे थे, ये अकेली काम कर रही थी, नुकसान पे नुकसान हो रहा था, अच्छी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इनकी थी मिसेस एस की, नुकसान पे नुकसान हो रहा था। इन्होंने कहा जी लॉस हो गया तो बस सारा कुछ ख़त्म हो गया। अब मिसेस एस ने क्या कहा कि बस ठीक है, अगर सारा कुछ ख़त्म हो गया तो बस ख़त्म करें, फिर मुझे कुछ मिला ही नहीं है, मेरी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट डूब गई है, ख़त्म करें इस रेस्टोरेंट को। कुज़गुन ये रेस्टोरेंट का जनाब नाम था, और ये रेस्टोरेंट था DHA लाहौर के अंदर, मतलब बड़ी प्राइम जगह पे, बहुत महंगी जगह पे। इन्होंने ख़त्म कर दिया, इन्होंने कहा जी पार्टनरशिप ख़त्म, इन्होंने कहा जी पार्टनरशिप भी ख़त्म, बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, नोट इन नोटिस। इन्होंने कहा जी पार्टनरशिप भी ख़त्म, सारा कुछ ख़त्म। अब मिसेस बी ने क्या हरकत की, मिसेस बी ने कुज़गुन के नाम से रेस्टोरेंट ओपन किया, लेकिन किसी और जगह पे, गुलबर्ग के अंदर, गुलबर्ग लाहौर में। ये भी बड़ी अच्छी जगह है, DHA से पहले यही फेमस जगह हुआ करती थी। इसी नाम से ओपनिंग पे जनाब इन्होंने मिसेस बी ने मिसेस एस को बुलाया, सारा कुछ जनाब इनको बताया कि जी हम रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं, ये वो ऐसे वैसे। गुलबर्ग में जनाब ये रेस्टोरेंट जो कुज़गुन था ये चल पड़ा, और अच्छा खासा प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया। एंड दिस वाज 2022 के अंदर। 2021 के अंदर इन लोगों ने बाय वर्ड्स ऑफ माउथ पार्टनरशिप ख़त्म कर दी। 2022 में इन्होंने कुज़गुन के नाम से रेस्टोरेंट ओपन किया और जनाब ये बिज़नेस किया। 2022 में जनाब ये बिज़नेस चल पड़ा। 2023 के अंदर मिसेस एस ने केस कर दिया मिसेस बी पे, ये कहकर कि हमारी पार्टनरशिप ख़त्म नहीं हुई, हम अभी भी पार्टनर्स हैं। इन्होंने अपना रेस्टोरेंट बनाया हमारे फर्म के नाम से, फर्म के नाम को इस्तेमाल करके इन्होंने रेस्टोरेंट चलाना शुरू किया। इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया और उस प्रॉफिट में से मुझे हिस्सा नहीं दिया। अब जब मुझे पता चला इनके प्रॉफिट का, तो अब मैं अपना हिस्सा क्लेम कर रही हूँ। और लोअर कोर्ट के अंदर ये केस इनका बड़ा स्ट्रांग था, और वाकई ही स्ट्रांग था, क्योंकि जब तक आप नोटिस ना दें पार्टनरशिप एट विल ख़त्म नहीं होती। इन्होंने नोटिस नहीं दिया था जी, नहीं, मतलब पार्टनरशिप ख़त्म करने का नोटिस। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, फर्म का नाम इस्तेमाल करके प्रॉफिट जनरेट किया, और इसमें से इनको हिस्सा भी नहीं दिया। अब इनका केस बड़ा स्ट्रांग था। लोअर कोर्ट ने जनाब इनके हक में फैसला कर दिया, कुज़गुन को जनाब सील कर दिया और कहा कि जनाब प्रॉफिट जब तक नहीं पे करेंगे तब तक इनका, और इनका प्रॉफिट जो इन्होंने डिमांड किया था दैट वाज 1 करोड़ 10 मिलियन। अब ये जनाब कहें मिस्टर एंड मिसेस बी कहें कि जी ये बेसिकली हमारे क्लाइंट थे। ये जनाब इन्होंने कहा कि जिस इस तरह से हमारा मसला है तो अब हमारी जान छुड़वाएं। तो भाई ने मेरे साथ केस डिस्कस किया। मैंने कहा जी, मुझे पहले उसने नहीं बताया कि उनका क्लाइंट कौन सा है। मैंने कहा जी ये तो फ्रॉड है सीधे सीधे। जब तक पार्टनरशिप में चलता रहा, उन्होंने कहा जी लॉस होता रहा DHA के अंदर, वही रेस्टोरेंट है, वही शेफ है, सारा कुछ वही है, गुलबर्ग में चल पड़ा, ये क्या चक्कर है। मैंने कहा ये फ्रॉड है, ये फ्रॉडियों की बात ना किया करें मेरे से। वो कहता नहीं ये हमारा क्लाइंट है। मैंने कहा अच्छा। फिर कहते हैं हमारे पास फ्रॉड लोगों ने आना, और किसने, शरीफ लोग तो हमारे पास आने से रहे। तो खैर अब इसका क्या कुछ हो सकता है। मैंने कहा लेट मी थिंक। तो ये पॉइंट मेरे माइंड में आ गया। पॉइंट कौन सा था? पॉइंट ये था, लॉ कहता है, अच्छा ये कानून में कहीं मेंशन नहीं है, आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन नहीं है, ये जो पॉइंट मैं बताने लगा हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, हाई कोर्ट की जजमेंट्स जो हैं उसकी बेस पे, क्योंकि अगर आपके पास कानून में कोई चीज़ शामिल नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अगर आपके पास आ गई है, नॉट ओनली वन जजमेंट बट डिफरेंट जजमेंट्स, ठीक है, डिफरेंट जजेस ने अगर सेम जजमेंट दी हो, उसको हम लोग प्रेसिडेंट बोला करते हैं, तो वो प्रेसिडेंट भी आपके कानून का हिस्सा बन जाता है। तो अब मेरे माइंड में ये पॉइंट आ गया। मैंने कहा कि भाई मुझे ये बताइए कि जब इन्होंने रेस्टोरेंट ओपन किया था गुलबर्ग के अंदर, इन्होंने बताया था इनको? इन्होंने कहा जी बिल्कुल बताया था, ये आए थे, तस्वीरें मौजूद हैं, सारा कुछ मौजूद है, रिकॉर्डिंग इन्होंने की थी बाकायदा, सारा कुछ मौजूद है, ये सब लोग आए हुए थे। और जब ये प्रॉफिट जी अर्न कर रहे थे तब भी इनको पता था।
अब लॉ कहता है कि जब आपको प्रॉफिट अर्न करते हुए पता चल जाए पार्टनर्स को, हिडन प्रॉफिट एक पार्टनर ने जनरेट किया, यानी कि फर्म का नाम इस्तेमाल करके, फर्म के कॉन्टैक्ट्स को या फर्म के साथ ट्रांजैक्शन करके, अगर उसने किसी किस्म का प्रॉफिट जनरेट किया एक पार्टनर ने और बाकी पार्टनर्स उसके बारे में नहीं पता, जब बाकी पार्टनर्स को पता चलेगा तो वो अपना प्रॉफिट क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और वो पार्टनर जिसने प्रॉफिट अर्न किया है वो लायबल है उनको शेयर देने के लिए। बट एट द सेम टाइम अगर पार्टनर्स को पता चले कि जी फलां पार्टनर ने प्रॉफिट अर्न किया है और वो अपना शेयर क्लेम ना करें, पता चलने पे वो शेयर क्लेम ना करें, पार्टनर को छोड़ दें, प्रॉफिट जनरेट जो जितना मर्जी वो कर रहा है वो पार्टनर से उनके बारे में ना पूछें, तो लॉ कहता है कि जब उसने एक दफ़ा पता चलने पे अपना शेयर क्लेम नहीं किया तो अब ये दोबारा कोर्ट में आके अपना शेयर क्लेम नहीं कर सकता, तो अपना वो शेयर क्लेम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मुझे जो पॉइंट मिला, मैंने भाई को बताया, मैंने कहा जी ये वाले पॉइंट के ऊपर आपने जोर देना है, यहाँ पे ये जजमेंट ढूंढ के लाएं कहीं से। तो जनाब उन्होंने पूरा दिन लगाया, तकरीबन कोई 70 जजमेंट भाई साहब ढूंढ के लेके आए, इसके कोर्ट की लॉ की जो लाइब्रेरी है वहाँ से 70 जजमेंट जनाब वो ढूंढ के लेके आए। उन्होंने कहा जी ये देखो सेम जजमेंट्स हैं, जो तुम बात करे थे वही जजमेंट्स हैं। मैंने कहा ये आपने जजमेंट्स जज साहब के सामने रखनी है। तो उसी बेस पे जनाब ये कुसगुन का जो मामला था हाई कोर्ट के अंदर जाके ये मामला सॉर्ट आउट हो गया। इन्होंने कहा कि जी बस ठीक है, क्योंकि इनको मिसिस एस को जब प्रॉफिट के बारे में पता चल गया था, यानी कि 2022 के अंदर गुलबर्ग में जब इन्होंने रेस्टोरेंट ओपन किया था, इनका प्रॉफिट के बारे में भी इनको पता चल गया था, लेकिन इन्होंने उस टाइम क्लेम नहीं किया। तो जब इन्होंने क्लेम नहीं किया, अब ये दोबारा आपके कोर्ट के पास आके क्लेम नहीं कर सकते। लिहाजा मिसिस बी जो है इनको पेमेंट कम से कम 1 करोड़ देने के लिए तो लायबल नहीं है। इस कुसगुन को जनाब उन्होंने डी सील किया, रेस्टोरेंट दोबारा जनाब सारा कुछ शुरू हुआ। ये वाकई ही फ्रॉड थे। इन लोगों ने थोड़ी सी हमें फ़ीस दी, थोड़ी सी फीस का मतलब ये जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 20%, इन्होंने 20% की जगह पे इन्होंने हमें सिर्फ और सिर्फ 10% दिया और कहा कि 10% हम आपको बाद में देंगे। इन्होंने ये रेस्टोरेंट बेचा, जैसे डीसील हुआ, केस खत्म हुआ, रेस्टोरेंट बेच के अगले दिन पाकिस्तान से चले गए। तो जी हमने तो भलाई की कि चलो कोई नहीं, किसी का बिजनेस खराब हो रहा है तो उसका बिजनेस खराब नहीं होना चाहिए, लेकिन दे वर नॉट कैपेबल। वो हमारा बिजनेस खराब करके चले गए थे। एनीवेज, अच्छा जी वापस आ जाए। हाँ बोलो बोलो। गुडविल तो हाँ जी वो तो उसने यूज किया था। तो पाइन वही तो मैं दस रहा हूँ, इस वास्ते तो केस फाइल होया सी, इसलिए तो मिसिस एस का केस बड़ा स्ट्रॉन्ग था कि उसने फर्म का नाम इस्तेमाल करके प्रॉफिट जनरेट किया। इसके ऊपर रिबटल क्या आया था? रिबटल ये आया था कि जब तुम्हें प्रॉफिट का पता चल गया था, तुमने उस टाइम क्लेम क्यों नहीं किया 2022 के अंदर? तुमने साल बाद 2023 के अंदर क्लेम कर रही हो, इसका मतलब ये हुआ तुम्हारी इंटेंशन जो है वो मैलाफाइड है। ठीक है, अब आते हैं जरा इसकी तरफ। ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट डिराइव्ड, जिसकी मैं बात कर रहा था कि अगर पार्टनर कोई पर्सनल प्रॉफिट अर्न करता है, हिडन पर्सनल प्रॉफिट, तो वो बाकियों को उसमें से शेयर देने के लिए लायबल है जब बाकियों को पता चले। कहता जी, अ पार्टनर मस्ट अकाउंट टू द फर्म फॉर एनी बेनिफिट ऑब्टेन्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, यानी कि बाकी पार्टनर्स के बताए बगैर अगर वो किसी किस्म का प्रॉफिट जनरेट करता है तो वो फर्म को उसमें से शेयर देगा। फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द पार्टनरशिप, the partnership property, the partnership name, or the partnership's business connection. In other words, if a partner uses a partnership property name or business connections to make a secret profit, a personal profit that the other partners do not know about, the other partners can claim those profits from the partnership. Got it? अब यहाँ पे सिर्फ इतना ही अमाउंट लिखी, यही चीज़ लिखी हुई है। बाकी जो एडिशनल चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि अगर वो एट द टाइम ऑफ नॉलेज अगर वो क्लेम नहीं करते तो बाद में भी क्लेम नहीं कर सकते, ये प्रेसिडेंट था। इस चीज को एग्जाम्पलीफाई किया हुआ एग्जाम्पल नंबर 19 के अंदर, देखिएगा प्लीज। टॉम एंड जेरी आर इन पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप परचेज्ड एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹30,000. इट वॉज डिस्कवर्ड लेटर दैट द इक्विपमेंट हैड एक्चुअली बीन परचेज्ड बाय टॉम for ₹18,000 and the Tom had resold it to the partnership without revealing that he was the owner of the property. ठीक है जी, 18,000 रुपये का उसने परचेज किया था और 30,000 का उसने अपनी फर्म को बेच दिया, तो 12,000 का प्रॉफिट जनरेट किया टॉम ने, उसने जेरी को नहीं बताया।
In this case, since the other partner did not know that Tom had made a personal profit from the transaction with the partnership, he can claim successfully that Tom should hand over to the partnership rupees 12,000 profit that he made. ठीक है? और अगर if Tom had informed Jerry in advance, ये वाला जो केस था कि इन्होंने अपने ओपनिंग पे भी बुलाया और उनको बताया भी कि जनाब हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं और इतना इतना हमें प्रॉफिट आ रहा है, तो कहता जी इफ टॉम हैड इन्फॉर्म्ड जेरी इन एडवांस दैट ही वाज द ओनर ऑफ द इक्विपमेंट एंड इंटेंडेड टू कीप द प्रॉफिट हिमसेल्फ, ठीक है, एंड इफ जेरी एग्रीड टू दिस, टॉम वुड हैव बीन एबल टू कीप ऑल द प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ। अगर जैसे मिसिस बी ने मिसिस एस को बुलाया, कहा कि जनाब हम कुसगुन के नाम से गुलबर्ग में हमने रेस्टोरेंट ओपन किया है, और इन्होंने इनको कंग्रेचुलेट भी किया और अप्रिशिएट भी किया कि बड़ी अच्छी बात है आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, और इनको बताया गया कि जनाब अब ये बिजनेस हम खुद चला रहे हैं तो सारे का सारा प्रॉफिट सारी बात है हम खुद ही रखेंगे, एंड शी एग्रीड, ठीक है। इसी बेस पे अब जितना भी प्रॉफिट आएगा मिसिस बी का होगा, मिसिस एस उसमें से हिस्सेदार नहीं है, इसी बेस पे केस को क्या कर दिया गया, केस को विन कर लिया गया। ओके, यहां तक के मसले में सारे बेटा ऑल क्लियर। अच्छा जी, अब दूसरा, अब जारी बात है, या तो आप हिडन प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं या आप अपनी फर्म के कंपटीशन में कोई बिजनेस लाकर आप एक काम में एफिशिएंट हैं, अपने काम में एफिशिएंट हैं, आप अपना काम फर्म के अलावा कोई काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अब ट्रिपल सी का अगर मैं पार्टनर हूं और मैं टैक्स के अंदर मेरा थोड़ा सा ज़रा अगर हाथ सीधा है, तो अब मैं अपना काम जो मुझे क्लाइंट्स मिल रहे हैं उनको कहूँ कि नहीं भाई तुम ट्रिपल सी में ना आओ, तुम इंडिविजुअली मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अलग से इसकी सर्विसेज दे देता हूँ, तो मैं अपनी फर्म के कंपटीशन में अपना बिजनेस कर रहा हूँ। तो लॉ कहता है जी फर्म के कंपटीशन में आप अपना बिजनेस नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो वो जो भी प्रॉफिट आप जनरेट करेंगे वो किसको देंगे, फर्म को ला के देंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है जी, ड्यूटी नॉट टू compete with the business of the firm. Similarly, if a partner competes in business, as in case of personal profit, with the partnership without the consent of the other partners, he is liable to account to the partnership for all the profit that he earns from that competing business. Got it? Example number 20 देख लीजिए। Azam, Babar, Yasir and Zahid are in partnership. Without informing the other partners, Zahid set up a sole trader business in competition with the partnership and make a profit of rupees 50,000 by either using firm name or property or connections of the firm. When the other partners find out what Zahid has been doing, they can require Zahid to account to the partnership for the profit he made while operating in competition and hand over rupees 50,000 to the partnership. Clear? मुश्किल बात तो नहीं कर रहे हम लोग, कोई मसला मसाइल? अच्छा जी, अब जनाब हम लोग बात करते हैं कि पार्टनरशिप, जारी बात है कि फर्म चेंज हो गई थोड़ी सी। फर्म चेंज कैसे हो सकती है, यानी कि आपकी जो पार्टनरशिप है वो कैसे चेंज हो सकती है? हम कहते हैं जी कोई पार्टनर छोड़ के चला जाए, कोई नया पार्टनर आ जाए, ठीक है, कोई नया बिजनेस वेंचर हम पार्टनरशिप में ले आए, कोई नई राइट्स एंड ड्यूटीज ले आए, तो इस तरह से आपकी फर्म या पार्टनरशिप क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो अब कहते हैं जी राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर अ चेंज इन अ फर्म। अगर फर्म में कोई चेंज आता है तो उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज में भी कोई चेंज आएगा, तो हमने कहा नहीं, अगर फर्म में कोई चेंज आ भी जाए तो उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा। अगर वो एग्रीमेंट में चेंज नहीं करते तो किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब वो फर्म जो है वो जनाब हम कहते हैं कि सिचुएशन किस तरह से चेंज हो सकती है, वेयर अ चेंज अकर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, कि अगर कोई फर्म के अंदर कोई नया पार्टनर आ गया या पुराना पार्टनर छोड़ के चला गया तो फर्म क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। दूसरी सिचुएशन कैसे हो सकती है चेंज होने की, कि जनाब आपने एक बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए आपने एक रखा हुआ था टेन्योर कि जी मैं ये जो बिजनेस है ये सिर्फ 1 साल के लिए कैरी ऑन करूंगा, ठीक है। वो 1 साल का टाइम गुजर गया, अब वो बिजनेस जो आप कैरी ऑन कर रहे थे, जो प्रोजेक्ट आप लगा रहे थे वो खत्म हो चुका है, तो अब आपकी पार्टनरशिप क्या हो चुकी है, खत्म या चेंज हो चुकी है, जो भी होगा वो देखा जाएगा। वेयर अ फर्म कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स्ड टर्म कंटिन्यूज टू कैरी ऑन बिजनेस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म। उसके बाद जनाब कहता है जी वेयर अ फर्म कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स कैरी आउट एडिशनल एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग, कि जनाब आप एक काम कर रहे थे, आप अपने काम में आप एडिशनल एक वर्क ले आए हैं। मिसाल के तौर पर हम फाइनेंशियल कंसल्टेंसी दे रहे थे ट्रिपल सी की बेस पे, अब अगर लेट सपोज मेरा भाई कहता है कि जनाब लीगल कंसल्टेंसी भी आप दे दे,
लॉ, क्रिमिनल या सिविल लॉ भी हम लोग देख लेंगे। तो अब ये न्यू एडवेंचर होगा। अब ये पार्टनरशिप फर्म में क्या हो जाएगी, चेंजिंग हो जाएगी। ठीक है, तो कहता है जनाब ये 3 सिचुएशन है आपको चेंज होने की। अगर इन चेंज की वजह से क्या आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज भी चेंज होंगी, तो हम कहते हैं नहीं, इन चेंज की वजह से आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज चेंज नहीं होंगी। क्लियर? यहां तक के मसले मसाइल बेटा, यहां तक की प्रॉब्लम ऑल ओके? कंपटीशन अगर बिजनेस करें तो कंपटीशन नहीं होगा। अगर कंपटीशन में नहीं है, मिसाल के तौर पर ट्रिपल सी का काम है कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, ठीक है जी, कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी। लेकिन अगर मैं साथ में टीचिंग कर रहा हूं, तो टीचिंग जो है वो फर्म का कंपीटिंग बिजनेस नहीं है। ठीक है, तो टीचिंग मेरा वो अलग से है, तो वो वहां से अगर मैं कोई प्रॉफिट जनरेट करूंगा तो वो मैं फर्म को देने के लिए लायबल नहीं हूं। ठीक है, फर्म की कंपटीशन में जब तक मैं बिजनेस नहीं लेके आता। यहां तक बेटा के मसले मसाइल, चलें जी आगे। बस अभी तो 11:09 हुए हैं, अभी आधा घंटा पड़ा हुआ है। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। हाँ जी, चलें आगे की बस करें, चले।